Hello students, welcome to all of you in your channel RC the Real Concept. Okay, so in the last class we have just studied about colligative property third, that is depression in freezing point, and this time we have a very important colligative property that is osmotic pressure. Clear? ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. यहाँ से आपको ये पता चलने वाला है कि जब रात में आप रेजिन्स को डैट इज किसमिस को वाटर में आप रख देते हैं, रखने के बाद सुबह उसका साइज इंक्रीज क्यों कर जाता है. क्लियर? दूसरा, कैसे आपके पास जो ट्रीज होते हैं रूट्स से आपके पास वाटर को ऑलमोस्ट इतनी हाइट पर कैसे ऑलमोस्ट ट्रांसफ़र कर देते हैं कि जो आपका वाटर है वो उस पर ट्रैवल करता ऊपर आपका पहुंच जाता है. क्लियर? बात समझ में आ रही? तीसरा पॉइंट हमारे पास कि कैसे हमारे पास एक ऑलमोस्ट कच्चा आम दैट इज़ रॉ मैंगो जिसको हम कंसनट्रेट NaCl सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो श्रिंक क्यों कर जाता है, सिकुड़ना. कैसे आपके पास जो घरों में आपके RO लगे होते हैं प्यूरीफायर, वाटर कैसे प्यूरीफाई करते हैं, क्या कॉन्सेप्ट होता है उसका. क्लियर? तो RO का फुल फॉर्म तो पता होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस. सो पहले तो हम पढ़ लें ऑस्मोसिस क्या है, फिर हम पढ़ेंगे कि रिवर्स दैट मीन्स उसका उल्टा क्या है. क्लियर? तो फर्स्ट थिंग इज ऑस्मोसिस. क्लियर? तो इसको पढ़ने के लिए एक छोटा सा हम आपके पास एक्सपेरिमेंट करते हैं. एक्सपेरिमेंट कुछ ऐसा है हमारे पास, यहाँ पर देखिएगा, ये कंटेनर ले लिया जिसमें हमारे पास वाटर फिलअप है. हमने बोल दिया कि भाई हमारे पास ये वाटर है इसमें. क्लियर? अब इसमें हम आपके पास एक थिसल फनेल, अब ये थिसल क्या होता है ये भी हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी. तो ये यहाँ तक कुछ ऐसा, ठीक है. तो ये पोर्शन आपके पास है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो अब इसके अंदर हमारे पास है क्या, शुगर सॉल्यूशन. यहाँ पर हमने पॉइंट को लेट कर लिया कि ये पॉइंट कौन सा है आपके पास, ये. क्लियर? बात समझ में आ रही? तो आप सोच रहे होंगे सर क्या बना दिया आपने. खैर देखते हैं अभी जरा लॉजिक क्या है. यहाँ पर लॉजिक ये है कि ये सिर्फ वाटर है, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम. वाटर है, कोई सॉल्यूट नहीं है इसमें. यहाँ पर आपके पास क्या है, शुगर सॉल्यूशन है, मतलब शुगर के पार्टिकल्स भी हैं, वाटर भी है. बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो हम ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट इसमें भी वही है और इसमें भी वही है. क्लियर? लेकिन इसमें सॉल्यूट नहीं है, उसमें सॉल्यूट है. तो यदि बोला जाए किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ध्यान समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, किस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. अब आप बोलो सर ये तो सॉल्वेंट है, सॉल्यूशन तो बना ही नहीं, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट तो होगा ही, थोड़ा बहुत होगा. बात समझ में आ रही है? तो डैट इज द रीजन कि ये हमारे पास क्या हो गया, सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट बिल्कुल भी नहीं है, नेग्लिजिबल समझ सकते हैं एक तरीके से, और इसमें सॉल्यूट है. तो जिस भी सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन सॉल्यूट की ज़्यादा होती है वही हमारे पास हो जाता है क्या, आपके पास हायर कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन. लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? कहने का मतलब कि यहाँ पर आपका सॉल्यूट ज़्यादा है, सो ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है. यहाँ पर सॉल्यूट की क्वांटिटी ना के बराबर है, तो ये आपका सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है. क्लियर? तो डेफिनेशन जरा इसके लिखते हैं. अब देखिए थिसल फनेल का थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिएगा. थिसल फनेल कुछ ऐसी होती है हमारे पास. क्लियर? यहाँ से आपके पास ये ओपन रहती है, यहाँ से आपका सॉल्यूशन डाला जाता है. तो आप सोचो सर ऊपर से डाला नीचे से निकल गया. खैर इसका वर्क अपोजिट करके किया जाता है. तो इसको हमने अपोजिट कर लिया और जो इसका पार्ट ओपन रहता है वहाँ पर एक SPM लगा दिया, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का शॉर्ट फॉर्म SPM. तो वहाँ पर हमने एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी. ये क्या होता है ये भी आगे पढ़ने वाले हैं अभी हम, टेंशन मत लीजिए, जिसकी वजह से आपका ये उससे पास आउट ना करें. क्लियर? तो इसको कौन सी फनेल बोलते हैं, लिख लीजिएगा, थिसल फनेल. ये एक्सपेरिमेंट बता रहे हैं उसका, इसलिए हमने इसको लिखा. तो अब डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी. व्हेन सॉल्वेंट इज separated from the solution then from the solution by SPM, शॉर्ट में लिखना सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, अभी बताएंगे क्या होता है, by SPM, then solvent flows towards the solution side called osmosis. क्लियर? बात समझ में आ रही है? अभी ध्यान समझिएगा जरा होगा क्या.
कि मतलब एक तरीके से ये कह सकते हैं कि सॉल्वेंट इसमें भी था, सॉल्वेंट उसमें भी वही है, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो ये पूरा शुगर सॉल्यूशन था उसमें से सॉल्वेंट को अलग कर दिया गया है कहीं ना कहीं, है ना। दोनों में वाटर है तो पता चला ये पूरा इसी में रहा था, पूरा सॉल्वेंट इससे अलग कर दिया, कुछ आपका इसमें हमने रखा। क्लियर। तो मतलब क्या कर दिया कि जो सॉल्यूशन था शुगर सॉल्यूशन उससे वाटर को हमने अलग कर दिया, मतलब हमने सेपरेट कर दिया किसको, सॉल्वेंट को। तो वही लिखा हुआ है व्हेन सॉल्वेंट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय एसपीएम, किसके थ्रू, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यदि ये ओपन कर दो तो ये पूरा का पूरा इसमें कंबाइन हो जाएगा। क्लियर। तो क्या होता है देन सॉल्वेंट फ्लोज टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो होगा क्या कि जब ये आपने थिसल फनल इसमें डाली, उसमें शुगर सॉल्यूशन था, तो कुछ टाइम बाद क्या होगा जब आप इसको ऐसे रखा रहने दोगे कि क्या होगा कि इसका लेवल बढ़ने लगेगा। किसका, ये जो पॉइंट ए पर हमारे पास लेवल था, अब ये लेवल बढ़ता रहेगा, ये बढ़ते 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 पता चला यहाँ तक आ गया, कहाँ तक आ गया, बी तक आ गया। अब बी पे स्टॉप हो जाएगा। बात समझ में आ रही। ये क्यों स्टॉप हो गया इसका भी एक रीजन है हमारे पास। रीजन ये है हमारे पास कि जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो तब तक इसमें एंटर करते रहेंगे जब तक कि ये एक डेफिनेट लेवल आपका ऑक्यूपाई ना कर ले। और इसीलिए थिसल फनल यूज करी जाती है कि एक डेफिनेट लेवल आने के बाद, जैसे आपने पढ़ा हो कैपिलरी एक्शन, क्लास 11 में पढ़ाया जाता है। कैपिलरी एक्शन में आपको बताया जाता है कि एक फिक्स ऑलमोस्ट लेवल होता है, उसके ऊपर तक वाटर आपका या जो भी लिक्विड है वो नहीं जा सकता। क्लियर। सो वही लॉजिक यहाँ पर है कि जैसे ये फिक्स लेवल अचीव करेगा, बात समझ में आ रही है, वैसे आपका जो सॉल्वेंट है वो उसके अंदर इंटर करना बंद कर देगा। ये ऊपर गया, इसका मतलब साफ है कि ये कुछ ना कुछ वाटर इसके अंदर इंटर किया सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। लॉजिक समझ में आ रहा है। तो कुछ ना कुछ जो सॉल्वेंट है वो सॉल्यूशन की साइड मूव किया, वही लिखा हुआ है सॉल्वेंट फ्लोज टुवर्ड्स द सॉल्यूशन साइड कॉल्ड ऑस्मोसिस। तो जब सॉल्वेंट आपका सॉल्यूशन की तरफ मूव करता है थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, देन इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। क्लियर। और ये स्टेट होती है इक्विलिब्रियम की, जहां से आपका वो वाटर अंदर जाना सॉल्यूशन में बंद कर देता है। तो आप देखो जरा, ये हाइट कितनी हो गई यहां से यहां तक, h हो गई। तो यदि बोला जाए हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कितना हो गया, तो h रो जी। यही तो हमने पढ़ा हुआ आपके पास। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास। क्लियर है। तो अभी हम इसको पढ़ेंगे, हाइड्रो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है वो बाद में पढ़ेंगे। तो अभी क्या था, अभी ये था कि इसमें सपोज करिए जो कंसंट्रेशन है शुगर का बहुत लेस था, ना के बराबर, इसमें शुगर की कंसंट्रेशन थी। तो होगा क्या कि जिसमें कम है उससे वो जाएगा किसकी तरफ, जहां पर ज़्यादा है। क्लियर। तो ध्यान समझिएगा, इसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है लेकिन सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। याद रखिएगा, सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम इसकी इसलिए है क्योंकि इसमें शुगर के पार्टिकल्स बहुत ही ना के बराबर है, और इसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा इसलिए क्योंकि इसमें शुगर के पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा है। क्लियर है यहाँ तक, बात समझ में आ रही है। अब दूसरी कंडीशन यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं, और व्हेन solutions of two different concentrations are separated through SPM, then the solution having then the solvent of lower concentration solution moves towards the solution of higher concentration। बात समझ में आ रही है। क्लियर है। लॉजिक वही है पूरा कि यदि सपोज करो दो सॉल्यूशंस आपके पास जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कंसंट्रेशन है, मतलब जो अमाउंट है सॉल्यूट का वो कम या ज़्यादा है। बात समझ में आ रही है कि मतलब पता चला एक हमारे पास है सॉल्यूशन ए, एक है सॉल्यूशन बी, तो सॉल्वेंट दोनों का मान लीजिए बराबर है, लेकिन इसमें सॉल्यूट कम है, इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है। तो हमने क्या बोला कि किसमें सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सॉल्यूट ज़्यादा, कंसंट्रेशन ज़्यादा, सॉल्यूट कम, कंसंट्रेशन कम। मूवमेंट हमेशा कहाँ से होगा, जिसमें कंसंट्रेशन कम है से जिसमें कंसंट्रेशन ज़्यादा है। इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्लियर। क्या, लोअर टू हायर।
जहाँ पर कंसंट्रेशन कम थी और जहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ये होता है ऑस्मोसिस। लेकिन यदि यहीं पर बात करें डिफ्यूजन की, तो डिफ्यूजन में ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होती है। वहाँ पर आपका जैसे यहाँ पर आपका सॉल्वेंट अंदर जा रहा था, वैसे सॉल्यूट आपका बाहर भी आ सकता है। किसमें? डिफ्यूजन में। लेकिन आपका ऑस्मोसिस में सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को, सॉल्यूट पास आपका नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? डिफ्यूजन समझ में आ गया, जिसमें सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों पास कर सकते हैं। ऑस्मोसिस में जिसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पास करेगा। पास करने की कंडीशन क्या है? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। लॉजिक समझ में आ रहा है? सॉल्यूशन स्ट्रॉन्ग कब होगा, कंसंट्रेशन ज़्यादा कब होगी? जब सॉल्यूट उसमें ज़्यादा होगा। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? पूरी तरीके से समझ में आ रहा है? ओके। अब देखो, यहाँ से हेडिंग का नाम पड़ा ऑस्मोटिक प्रेशर, तो ऑस्मोसिस तो समझ में आ गया। अब समझ में आ रहा होगा भाई ऑस्मोटिक प्रेशर, और आपने कुछ बोला भी था यहाँ पे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, तो अब समझ में आते हैं। ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ओके, यहाँ पर हेडिंग अब पड़ जाएगी आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, लिखिएगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर exerted by solution to solvent to enter the solvent particles, to restrict the incoming of solvent particles. Clear? It's called osmotic pressure. क्लियर? शॉर्ट में लिख दें ओपी शर्मा। खैर, बात समझ में आ रही है? लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? क्या समझ में आ रहा है यहाँ पर कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, ये वही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो हमारे पास हाइट के होने की वजह से आया था उसमें। तो जब आपके पास ये लेवल फिक्स हो गया, तो अब ये जो आपके पास वाटर पार्टिकल्स होंगे ये इसके इंटर करेंगे। तो जब ये इंटर करेंगे तो जो ये सॉल्यूशन है ये इस पर प्रेशर लगाएगा। बात समझ में आ रही है? क्या करेगा? इन वाटर पार्टिकल्स को अंदर आने से रोकेगा, तभी तो, नहीं तो लेवल तो भाई बाहर निकल जाए। बात समझ में आ रही है? तो ये क्या करेगा? उसको रेजिस्ट करेगा, और रेजिस्ट करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेगा उस पर, उसी को बोल देते हैं क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर। बात समझ में आ गई हमारे पास कि सॉल्वेंट आपका मूव कर रहा है सॉल्यूशन साइड, ऑस्मोसिस, लेकिन एक लिमिट के बाद सॉल्वेंट का एंट्री क्लोज हो जाएगी, बोले हाउसफुल। और जब हाउसफुल तो इसका मतलब साफ है कि अंदर से कोई उसको बाहर की तरफ ढकेलेगा, इन द सेंस प्रेशर अप्लाई करेगा। सो वॉट एवर प्रेशर इज अप्लाइड बाई द सॉल्यूशन टू द सॉल्वेंट पार्टिकल्स टू रेस्ट्रिक्ट द entrance of solvent particles is called osmotic pressure। बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो ये हमारे पास कंडीशन हो गई किसकी? ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर की। क्लियर? अब हमारे आते हैं आपके पास इसके जो एप्लीकेशंस हैं। एप्लीकेशंस में बहुत सिंपल सा हमारे पास है। पहला आपने को यदि हम बताते हैं तो आपने देखा होगा हमारे पास क्या कि जो रेजिन्स होती है ना, रेजिन्स जानते हैं ना, किसमिस, बोले सर किसमिस जानते हैं, रेजिन क्या होता है? खैर, रेजिन्स में क्या होता है कि सेम कंडीशन कि जब आपने उसको रखा तो आपने देखा उसका साइज छोटा होता है। क्लियर? लेकिन जब रात भर वो पड़ी रहती हैं तो एक लिमिट तक तो वो आपका रेजिस्ट करती है उसको, लेकिन फिर एक लिमिट के बाद क्या होता है, जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो उसके अंदर इंटर करना स्टार्ट कर देते हैं। बात समझ में आ रही है? और डैट इज रीजन उसका साइज बढ़ जाता है। क्लियर? बात समझ में आ रही है हमारे पास? तो इसलिए हमारे पास यहाँ से हम कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस हो रहा है। क्लियर? कि मतलब जो आपका रेजिन्स था वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, यहाँ पर कम थी, तो यहाँ से जो पार्टिकल्स हैं वो आपका हायर कंसंट्रेशन पे मूव कर गए। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो पहला किसका हो गया? रेजिन्स का। दूसरा आ जाते हैं हमारे पास, तो दूसरा होता है हमारे पास रॉ मैंगो का, कच्चे आम। एग्जाम्पल्स हैं आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर के। रॉ मैंगो, अब रॉ मैंगो व्हेन put in
concentrate NaCl solution, it shrinks. shrinks का मतलब भैया सिकुड़ जाता है। क्यों सिकुड़ जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो NaCl है, सबसे बड़ा रोल तो भैया इसी का है, ये होता है हाइग्रोस्कोपिक। कैसा? हाइग्रोस्कोपिक, बहुत बड़ा लॉजिक है इसका। और इसी को बोलते हैं डीलिक्विसेंट। क्या? डीलिक्विसेंट। क्लियर? इन दोनों का मतलब सेम है, मीन्स एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर। इन दोनों का मतलब सेम है। दोनों क्या करते हैं आपके पास? मेम एक ही वही है, सिनोनिम कह सकते हो कि मॉइस्चर एब्जॉर्ब करते हैं। तो जब हमारे पास, ध्यान समझिएगा, जो रॉ मैंगो है, रॉ मैंगो को जब हमारे पास NaCl सॉल्यूशन में डाल दिया गया, तो रॉ मैंगो के अंदर थोड़ा बहुत जो मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो सारा का सारा NaCl सॉल्यूशन क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। और जब वो एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है, बेचारा सूख जाएगा। इन द सेंस क्या कंडीशन हो जाएगी हमारे पास? श्रिंक कर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है? हमारे पास कंडीशन समझ में आ रही है? तो वही लॉजिक है कि NaCl का मतलब सोल्यूट वहाँ ज़्यादा था, कंसनट्रेशन सॉल्यूशन की क्या थी? ज़्यादा थी। कंसनट्रेट सॉल्यूशन का मतलब क्या है? कि NaCl की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। और जब NaCl की क्वांटिटी ज़्यादा है, मतलब सॉल्यूशन का जो कंसनट्रेशन है वो हाई है, रॉ मैंगो के अंदर जो सॉल्यूशन की कंसनट्रेशन है वो लो है, तो डैट इज रीजन की पार्टिकल वहाँ से मूव कर जाएगा किसकी तरफ? लोअर से हायर की तरफ, कॉल्ड ऑस्मोसिस। खैर, थर्ड वन आते हैं, ये बहुत अच्छा हमारे पास। इसका ना ह्यूमन बीइंग पे बहुत बड़ा एग्जांपल है। ह्यूमन बीइंग में क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो पर्सन ज़्यादा नमक खाते हैं, अब आज से ये चीज़ आप घर में बोल दीजिएगा, मम्मी ज़्यादा नमक नहीं खिलाना, दिक्कत हो जाएगी हमको। क्लियर? क्यों? इसके पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि जो लोग ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं, है ना, अब आपको समझ में आ रहा है कुछ? बोले सर ये कच्चे आम से कुछ रिलेशन है? हाँ, उसी से रिलेशन है। क्या? कि जो लोग ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं तो उनकी जो सेल्स होती हैं, है ना, तो उसमें सॉल्ट प्रेजेंट हो जाता है। अब सॉल्ट का लॉजिक क्या है? कि वो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, है ना, तो मतलब उन सेल के आसपास ज़्यादा वाटर हो जाता है। और जब सेल के आसपास ज़्यादा वाटर हो जाएगा तो वो वाटर कहीं ना कहीं सेल में इंटर करने लगता है, और जब सेल में इंटर करने लगता है तो वो आपके पास साइज उनका बढ़ जाता है, और जब साइज बढ़ जाता है तो वहीं से आपका पर्सन में स्वेलिंग आ जाती है, और उसी को बोलते हैं क्या? एडेमा। ये आपका ऑलमोस्ट डिफेक्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं एडेमा। दैट मीन्स swells the blood cells due to excess NaCl। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमको ज़्यादा नमक नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा सॉल्ट यूज नहीं करना चाहिए। ज़्यादा सॉल्ट यूज करोगे, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा, ब्लड सेल्स के पास इकट्ठा हो जाएगा, ब्लड सेल्स को वो और स्वेल अप कर देगा, जिससे कि आपकी बॉडी स्वेल कर जाएगी। बात समझ में आ रही है? एंड दिस वन इज कॉल्ड एडमा। एनॉक्सिया याद है आपको? नहीं याद होगी। हेनरी लॉ में पढ़ी थी एनॉक्सिया हमने, नहीं याद है? खैर, जब ऑलमोस्ट पर्सन ऊपर जाता है तो उसका जो आपके पास मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी अनबैलेंस हो जाती है। खैर, तो ये छोटी छोटी टर्म्स हैं जो आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछ दी जाती हैं। पता चला बोल दिया गया, बोला दिया टर्म का नाम बताओ, तो मैं नहीं पता। सो यू हैव टू जस्ट फोकस ऑन इट एट व्हाट इज एडमा। ओके, सो ये थे हमारे पास एप्लीकेशंस। अब देख लेते हैं ज़रा हमारे पास SPM क्या होता है ना। तो SPM एक समझ लीजिए कुछ ऐसा आपके पास हम बना के दिखा देते हैं। क्या हो रहा है एक्चुअली में कि जो नॉर्मल आपके पास है, जैसे एनिमल प्रोटीन मेम्ब्रेन, है ना, जैसे आपके पास सेलोफेन, जैसे आपके पास पार्चमेंट पेपर। क्लियर? तो ये सारे क्या है? SPM है, नेचुरली हमारे पास ऑब्टेन कर लिए जाते हैं। तो अब लॉजिक क्या है हमारे पास कि सिचुएशन ये हो गई कि ये जो हमारे पास नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं, कुछ नेचुरली भी होंगे, कुछ आपके पास नहीं भी होंगे। जो नेचुरली ऑब्टेन किए जाते हैं तो वो वीक होते हैं आपके पास SPM। क्लियर? बात समझ में आ रही है? SPM वही है, ये एक मेम्ब्रेन होती है पतली सी, आपके पास एक लेयर टाइप होती है जिससे कि सॉल्वेंट पार्टिकल पास करता है। कहाँ से? लोअर से हायर। क्लियर? तो ये तो आपको क्लियर है कि सेमी परमेबल। सेमी क्यों बोला गया इसको? सेमी इसलिए बोला गया है
क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट दो चीज़ें होती हैं, और एक इसको पास कराते हैं सिर्फ सॉल्वेंट को। तो सेमी का मतलब हाफ, परमेबल का मतलब परमिट, तो हाफ परमिट का मतलब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यहाँ से कह सकते हो कि हाफ परमिट। तो ये सिर्फ और सिर्फ परमिट किसको मिलती है? सॉल्वेंट को। जैसे लॉकडाउन में नहीं कुछ लोगों को परमिशन मिलता है, परमिशन पास, तो ऐसे यहाँ पर भी सॉल्वेंट को मिला हुआ है। तो सॉल्वेंट पास कर जाता है, सॉल्यूट बैठा रहता है। तो दैट इज द रीजन किसको बोलते हैं? सेमी। सेमी का मतलब हाफ, परमेबल मतलब परमिशन, तो दैट इज द रीजन की सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो वही आपके पास जो नेचुरल जो होते हैं वो आपके पास वीक होते हैं, इसलिए वो जल्दी से आपका क्या हो जाते हैं? ब्रेक कर जाते हैं। क्लियर? तो इसलिए हमारे पास सिंथेटिक बनाए जाते हैं। तो सिंथेटिक बहुत सारे होते हैं, मोस्टली जो आपका सबसे अच्छा यूज होता है वो कुछ ऐसा है कि ये जो हमारे पास है, ये क्या है हमारे पास? पोरस पॉट ऑफ क्ले। क्लियर? और यहां पर आपके पास क्या हो जाएगा हमारे पास? कॉपर या प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ये हम इसकी बात कर रहे हैं जो डिपोजिट है, पिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड। तो नाम लिख लो पूरा, कॉपर फेरोसाइनाइड, FeRRO साइनाइड। फॉर्मूला हो जाएगा Cu2 FeCN2 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया जाएगा आपको ये। क्लियर? तो ये कॉपर फेरोसाइनाइड जो हमारे पास है, ये आपका इसमें प्रेसिपिटेट ऑफ कॉपर फेरोसाइनाइड इज डिपोजिटेड। क्लियर? तो यहाँ से बन जाती है आपके पास क्या? आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल जानते हो ना, जो ह्यूमन बनाते हैं, आर्टिफिशियल SPM। क्लियर? बात समझ में आ रही है? तो पोरस का मतलब होता है जिसमें स्मॉल स्मॉल स्पेस हो। आपको ये तो पता ही है, अर्थन पॉट होता है, किससे बना होता है? मिट्टी का। स्मॉल स्मॉल स्पेस होते हैं कि नहीं होते? तो वही लॉजिक यहाँ पर है कि यदि आपके पास कोई क्ले, क्ले का मतलब हो गया मिट्टी, यदि उससे कोई पॉट बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें आपके पास स्मॉल स्मॉल पोर्स होंगे। उसमें हम डिपोजिट करा देते हैं क्या? कॉपर फेरोसाइनाइड का प्रेसिपिटेट। इससे आपका ये बन जाता है SPM, और फिर आपका फर्दर एक्सपेरिमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। और ये आपका पास ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, और दैट इज रीजन कि ये काफ़ी सक्सेस है। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास? ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की डेफिनेशन यदि लिखनी हो तो आपको बता देना होगा क्या? द मेम्ब्रेन विच अलाउज टू पास सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू इट। क्लियर? नेक्स्ट आ जाते हैं। एक्सपेरिमेंटली जो हमारे पास है, अब जब जहाँ कहीं भी एक्सपेरिमेंट लिया आता तो आप खुश रहते हो, बोलते हो कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, एक्सप्रेशन आएगी क्या? कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? पाई। तो ये बताया गया है कि जो आपके पास पाई है डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन एट एनी टेम्परेचर। एनी टेम्परेचर। क्लियर? एनी टेम्परेचर। तो मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि पाई जो है वो डायरेक्ट हो गया किसके? C के। तो पहला तो ये रिजल्ट है, और दूसरा क्या है? पाई इज, या डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर, डिपेंड्स लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। पाई डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एट डेफिनेट, यहाँ पर याद रखिएगा डेफिनेट है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन। और C यहाँ पर क्या है? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन आपको पता है N/V, दैट इज मोल्स पर लीटर। खैर, तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? कुछ ऐसी कंडीशन। सो अब इन दोनों को आपके पास कंबाइन करा दें, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो आपके पास क्या हो जाएगा? पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू CT। और यदि हम इस प्रोपोर्शनल को हटा दें तो ये आपका रिप्लेस हो जाता है किससे? R से। तो ये हो जाता है पाई इक्वल टू CRT। और यही है आपके पास फेमस वॉन्ट हाफ इक्वेशन। क्लियर? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। बात समझ में आ रही है हमारे पास? क्लियर है? सो दैट इज रीजन पाई इक्वल टू CRT। अब इसी में आपके पास C को यदि रिप्लेस करना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो? N/V RT। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास V को इधर ले जाओ, तो याद करने में ये थोड़ा सा इजी रहता है। पाई इक्वल टू NVRT, सॉरी पाई V इक्वल टू NRT,
क्लियर? ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा इसको। अब इसी से कैलकुलेशन करते हैं किसकी। देखिए थोड़ा सा क्या होता है ना कि वीडियो बनाने में टाइम लिमिट का ध्यान रखना पड़ता है। ये रेगुलर क्लास तो है नहीं जो हम आपके पास एक एक्सप्रेशन करके बैठे रहें, है ना? क्लियर? सो डैट इज़ द रीज़न कि यहाँ एक सेकंड यूटिलाइज करना है। सो इसलिए थोड़ा सा फास्ट आप क्या किया करिए, स्नैपशॉट लिया करिए, स्क्रीनशॉट तो जानते ही होंगे, आराम से बाद में नोट्स बना लिया करिए। और हम हमेशा सेल्फ नोट्स पे फोकस करते हैं। यदि आपको नोट्स चाहिए तो एप्लीकेशन लॉन्च कर दिया गया है, आप उसको डाउनलोड करके वहाँ पर नोट्स देख सकते हैं। क्लियर? खैर यहाँ पर देखिएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो गया, पाई वी इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, nRT। तो यहाँ से हम आपके पास n को क्या लिख सकते हैं, मोल्स है, तो मोल्स क्या हो जाएगा, W/m, मास अपॉन मोलर मास, RT। तो यहाँ से m क्या आ जाएगा हमारे पास, WRT अपॉन पाई वी। क्लियर? अब यहाँ से एक चीज़ और क्लियर कर दें, तो ये M2 है, ये W2 है, W2 का मतलब सॉल्यूट। क्लियर? सो ये हमारे पास एक्सप्रेशन होगी किसके लिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट, प्रेशर की यूनिट तो आपको पता ही होगी ना क्या होती है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिएगा कि जैसे पाई वी इक्वल टू क्या है हमारे पास, nRT आया है, तो R की वैल्यू होती है 0.0821। ये कब होती है, लीटर ATM K-1 मोल -1। बात समझ में आ रही है? R की वैल्यू एक और यूज की जाएगी 8.314 जूल K-1 मोल -1। सो ये दो वैल्यू आपके पास R की यूज करी जाएंगी इस चैप्टर में। तो आपको याद रखना है कि जब कभी भी आपके पास जूल की जगह न्यूटन कहीं दिख जाए आपको, तो न्यूटन दिख जाए तो इसका मतलब साफ है कि जूल से मतलब है उसका। क्यों? क्योंकि जूल पता ही आपको वर्क की होती है, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वाला न्यूटन मीटर। तो इसलिए आपको जूल दिख जाए मतलब न्यूटन मीटर कहीं दिख गया आपको प्रेशर, तो मतलब ये वाली वैल्यू यूज करनी है। और यदि लीटर में है, ATM में प्रेशर दिया गया है, तो भैया इसी को यूज़ करो, क्या दिक्कत है ना? ओके, तो ये आपके पास हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर, वॉल्यूम, मोल्स, गैस कांस्टेंट, एंड दिस वन इज टेम्परेचर। ओके, अब आ रहे थे टाइप्स पे। पूरा कॉन्सेप्ट एक साथ पढ़ लेंगे, फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे हम आपके पास। टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, टाइप्स ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो 3 टाइप के होते हैं हमारे पास। पहला होता है आपके पास आइसोटोनिक। क्लियर? आइसोटोनिक का मतलब होता है कि ऐसे सॉल्यूशंस हमारे पास, बात समझिएगा, ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें सॉल्यूशंस which have same osmotic pressure। कहने का मतलब आप कह सकते हो पाई 1 इक्वल टू पाई 2, कि दो सॉल्यूशंस हैं 1 और 2, दोनों का आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाए, सेम हो जाए, तो मतलब हम कह सकते हैं वो क्या है आपके पास, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर? एक CBSE में एग्जांपल पूछा गया था हमारे पास कि गिव द आइसोटोनिक सॉल्यूशन रिलेटेड टू द ह्यूमन ब्लड। बात समझ में आ रही है? तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 0.91% ऑफ NaCl solution is isotonic with human blood। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कि मतलब जो इसका आपके पास ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वही ऑस्मोटिक प्रेशर आपके पास ह्यूमन ब्लड का होता है। क्लियर? नेक्स्ट दूसरा नंबर देख लेते हैं अभी कहाँ, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। क्लियर? तो ये आइसोटोनिक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, ऐसे सॉल्यूशन जिनका वेपर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो ये हाइपरटोनिक का सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसे लिख सकते हो कि यदि दो सॉल्यूशंस दिए गए हैं पाई 1 और पाई 2, तो पहले वाले का जो आपका ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दूसरे के रेस्पेक्ट में क्या होगा, ज़्यादा होगा पहले वाले का, तो वो क्या होगा, हाइपरटोनिक। और यदि इसी में हम बोलते हैं आपके पास क्या, हाइपोटोनिक, है ना? फास्ट नहीं है, आप ध्यान से समझो। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसा कि इसमें वेपर प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा हो रहा था दूसरे के रिस्पेक्ट में, इसमें जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो दूसरे के रिस्पेक्ट में
कम हो जाएगा। सो ऐसे सॉल्यूशंस जिसमें आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशंस के रिस्पेक्ट में कम हो जाए उसको हम कहते हैं क्या, हाइपोटोनिक। क्लियर। और नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक है हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। अब देखो आप, रिवर्स ऑस्मोसिस है तो मतलब आप समझ में तो आ गया ऑस्मोसिस का मतलब क्या था, लो से हाई। तो अब ये तो फैक्ट है भैया हाई से लो। खैर देख लो जरा हमारे पास रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर। और इसी को हम बोलते हैं क्या, आरओ, है ना। तो डेफिनेशन लिख लीजिएगा, व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड, when pressure more than osmotic pressure is applied towards the solution, then solvent particles moves from the solution, moves out from the solution through SPM is called RO, रिवर्स ऑस्मोसिस। इसका एक डायग्राम बना के आपको समझा दें तो वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद तो कुछ बताना ही नहीं पड़ेगा आपको। बोले सर जल्दी बता दो, इंतज़ार नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा भाई, देख लेते हैं थोड़ा सा भाई, इतनी जल्दी तो नहीं होगा, है कि नहीं। ओके, ठीक है। ओके तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन भैया एसपीएम बीच में लगा दो, नहीं तो ऑस्मोसिस ही नहीं होगा। क्लियर, ये इसमें एसपीएम हो गई। अब देखो यहाँ लगा हुआ है पिस्टन, है ना, और यहाँ पे आपके पास है कोई एक सॉल्यूशन हो गया हमारे पास, हम कह सकते हैं आपके पास सलीन वाटर है। सलीन वाटर का मतलब क्या हो गया, सलीन वाटर का मतलब हो गया NaCl+H2O। क्लियर, बात समझ में आ रही है। ये लगा हुआ है हमारे पास क्या, पिस्टन। भाई पिस्टन ही तो प्रेशर लगाएगा। तो अब लॉजिक समझो जरा, ध्यान समझना हमारे पास क्या है। कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है हमारे सामने कि यहाँ पर सपोज करो हमारे पास कुछ ऐसी कंडीशन, लॉजिक समझिएगा, पास होने के बाद की कंडीशन है। पहले देख लो, ये जो आपके पास है यहाँ पर कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो मतलब ये तो फैक्ट है कि कंसंट्रेशन बहुत हाई है, तो ये जो आपका है ये सेमी परमीबल मेम्ब्रेन से पास आउट नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये जो पार्टिकल्स हैं इससे प्रेशर लगा रहे हैं, और जब ये प्रेशर लगा रहे हैं तो ना तो बाहर से कोई अंदर आएगा ना अंदर से कोई बाहर जाएगा। लॉजिक समझ में आ रहा है हमारे पास, क्योंकि वहाँ तो कंडीशन फिक्स हो गई। लेकिन ये जो ऑस्मोटिक प्रेशर है, यदि उससे ज़्यादा प्रेशर इसमें अप्लाई कर दिया जाए सॉल्यूशन में, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, व्हेन प्रेशर मोर देन ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब इसके पास जितना प्रेशर है, जिसकी वजह से ना तो कोई अंदर आ रहा है ना तो कोई बाहर जा रहा है, यदि उससे ज़्यादा प्रेशर लगा दिया जाए इसमें टूवर्ड्स द सॉल्यूशन, देन द सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव्स आउट, कि जो इसके अंदर सॉल्वेंट है मतलब वाटर, वो इसको छोड़ करके बाहर निकल आएगा, और दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। बात समझ में आ रही है। तो यही कॉन्सेप्ट होता है आरओ का। भी थोड़ा सा और देख लो, तो जब प्रेशर अप्लाई किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारे पास कि जो आपके पास अप्लाइड प्रेशर होगा वो ग्रेटर होगा किसमें, ऑस्मोटिक प्रेशर से। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है हमारे पास, पाई। तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो यहाँ से जो वाटर होगा वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। तो मतलब ये कौन सा वाटर होगा हमारे पास, प्योर वाटर, जहाँ पर NaCl नहीं होगा, क्योंकि SPM तो सिर्फ और सिर्फ किसको पास आउट कराएगी, सॉल्वेंट को। जो आपका सॉल्ट है वो तो वहीं रहेगा, पास आउट कौन होगा, सिर्फ और सिर्फ वाटर, क्योंकि SPM का काम ही यही है। और दैट इज़ द रीजन कि यहाँ से ये जो प्रेशर आपने इसमें लगाया वो प्रेशर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल को SPM के थ्रू इधर पास आउट करा देगा। यहाँ से प्योर वाटर मिलेगा, यहाँ से पी सकते हो आप पानी, ये पानी गिर रहा है आपके पास। बात समझ में आ रही, क्लियर है ना। तो इसी को बोलते हैं डिसैलिनेशन ऑफ वाटर। क्लियर, कि जो आपके पास सलीन वाटर था उससे आपने जो आपका
NaCl था उसको आपने हटा दिया और वाटर को प्योर कर दिया। बात समझ में आ रही, लॉजिक समझ में आ रहा है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस क्यों हो गया? क्योंकि ऑस्मोसिस का जस्ट अपोजिट प्रोसेस हो गया कि इसमें आपका सॉल्वेंट पास करता था क्योंकि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अब यहाँ से सॉल्वेंट अपोजिट पास कर गया। लॉजिक समझ में आ रहा है क्यों पास कर गया? सिर्फ और सिर्फ तभी जब हमने इसमें ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर लगा दिया। क्लियर? बात समझ में आ रही है। सो दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्लियर? सो आई होप ये आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आया। अभी इसके हम क्वेश्चंस करते हैं तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा कि कैसे इसको वर्कआउट करना है। क्लियर? नोट डाउन कर लीजिए। ओके, सो पहले क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखिए किधर हमारे पास लिखा हुआ कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.6% ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऑफ यूरिया। क्लियर? बात समझ में आ रही? तो आप देखो जरा गिवन क्या क्या है। यहाँ से आपके पास गिवन है 0.6%, मतलब आप ये कह सकते हो कि 0.6 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ये तो कंडीशन लिखी हुई है, तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं 100 ग्राम सॉल्यूशन या फिर आपके पास 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर? बात समझ में आ रही है कि 100 ml में आपके पास कितना है? 0.6 ग्राम। तो यदि बोला जाए कि 1000 ml यदि आपके पास हो जाए तो 1000 ml का मतलब कि 10 टाइम्स हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 0.6 × 10, मतलब ये कह सकते हो कि 6 ग्राम हमारे पास है क्या? यूरिया इन 1000 ml। क्लियर? अब ये हम क्यों पढ़ा रहे हैं? हम ये इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है पाई वी इक्वल टू, या पाई इक्वल टू हमने क्या पढ़ा हुआ है? CRT। ये तो हमने पढ़ा हुआ है। क्लियर? ये तो हमने पढ़ा था कि पाई डायरेक्ट इक्वल टू सी, पाई इज डायरेक्ट इक्वल टू टी, तो पाई इक्वल टू CRT। क्लियर? अब सिचुएशन क्या है? कंसेंट्रेशन क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर? तो यदि हमको आपके पास CR और T, तो टेम्परेचर तो गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस। R के बारे में भी अभी हम बताते हैं, तो पहले हम C निकाल लेते हैं। तो C क्या होता है आपके पास? जो मोल्स हैं, तो मोल्स कैसे निकालेंगे? N/V से। अब वॉल्यूम किस में होना चाहिए? लीटर में। तो यदि वॉल्यूम आपके पास यहाँ पर हम कितना ले लें? 1 लीटर, तो वॉल्यूम 1 लीटर ले लें, तो 1 लीटर में आपके पास कितना अवेलेबल है? ये 6 ग्राम। यही सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था आपके पास। बात समझ में आ रही कि 0.06% का मतलब 100 ml में 0.6, तो यदि आपके पास बोला जाए 1000 तो कितना हो जाएगा? 6 ग्राम। क्लियर? तो 6 ग्राम आपके पास यूरिया है। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अभी अभी हमने आपको प्रीवियस बताया था, NH2CO NH2। 14 16 28 44 58 60 क्या हो जाता है? 60 ग्राम पर मोल। तो यहाँ से आपके पास क्या कंडीशन हो गई? मोल्स निकालने हैं, तो 6 उसका मास है, 60 मोलर मास है, वॉल्यूम की वैल्यू क्या होगी? 1। तो यहाँ से क्या गया? 1/10, कहने का मतलब 0.1 कैपिटल M, ये वैल्यू आ गई किसकी? C की। तो यहाँ पर आपने क्या रख दिया? 0.1 R की वैल्यू। अब R की वैल्यू देख लो, तो जब कभी आपके पास, हमने बताया ना, 2 वैल्यू लेनी है, एक तो 0.0821 और एक 8.314। तो 8.314 तब लेनी है जब प्रेशर आपका कुछ दिया गया हो न्यूटन में कुछ। बात समझ में आ रही? लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन है नहीं, तो डैट इज अ रीजन सिंपल सी 0.0821, और इसीलिए हमने वहाँ पर लिखी नहीं थी। क्वेश्चन में दी गई होती है मोस्टली, क्या यूनिट हो जाती है? लीटर ATM, K-1 मोल -1, और टेम्परेचर कितना आ गया? 298। क्लियर? तो ये है केल्विन, तो केल्विन से केल्विन कैंसिल आउट हो जाएगा। ये क्या था? मोल पर लीटर है ना, मोल पर लीटर, तो ये मोल से मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, लीटर से लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या? सिर्फ और सिर्फ ATM। मल्टीप्लाई करा लो, 300 ले लो अप्रॉक्सीमेट, तो 300 × 8, तो मतलब नियर अबाउट आ जाएगा 2.4 ATM। एग्जैक्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। क्लियर? सो व्हाट वाज द हाईलाइट ऑफ द क्वेश्चन? 0.6%। क्लियर? इसको आपको समझना था कि 0.6% 100 में है। क्लियर? 100 ग्राम को हम 100 ml कह सकते हैं। ये आपके पास हो गया मास के टर्म्स में, वो हो गया आपका वॉल्यूम के टर्म्स में। क्लियर? सो हम इसको ऐसे सॉल्व कर सकते थे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं ज़रा क्या बोला गया है। ओके, लिखा हुआ 5 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिजॉल्व्ड इन H2O वाटर भैया, एंड सॉल्यूशन वाज मेड अप टू 250 सेंटीमीटर क्यूब। नो प्रॉब्लम, सेंटीमीटर क्यूब है, याद रखिएगा। एक्सर्टेड एंड ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल टू न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ में आया? R की वैल्यू 8.314, और यहाँ पर आपके पास मोलर मास निकालना है। तो हमने पढ़ा हुआ है पाई इक्वल टू क्या होता है आपके पास? N/V, या आप ऐसे समझ लो, तो आपने ये पढ़ा हुआ है कि जो M होता है फॉर्मूला डायरेक्ट उसका WRT/πV।
ये तो हमने पढ़ा हुआ है कि WRT अपॉन पाई वी, ये फॉर्मूला हो जाता है किसका, मोलर मास का। अब W क्या है, मास, मास कितना दिया गया 5 ग्राम। तो अब इससे पहले समझ लो प्रेशर दिया गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, और न्यूटन का मतलब हमने पढ़ा हुआ है फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास की यूनिट होती है किलोग्राम और इसकी क्या होती है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब समझिएगा किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसका मतलब ये है कि मास आपका ग्राम में नहीं लिया जाएगा, मास किस में लिया जाएगा, किलोग्राम में, वरना पूरी कहानी चेंज हो जाएगी। तो हर एक स्टेप पे आपको समझना है कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, वरना तो गलत होने वाला है कि बहुत चांसेज है। सो यहाँ पर 5 ग्राम ना लिख करके मास आप लिखोगे 5/1000, कहने का मतलब 5 × 10⁻³ क्या kg। क्लियर, मास आ गया आपके पास, तो लिख दिया आपने 5 × 10⁻³ और हमने बताया कि जब कभी न्यूटन की बात होगी तो आर की वैल्यू क्या ली जाएगी 8.314, टेम्परेचर है 298 अपॉन पाई की वैल्यू ऑस्मोटिक प्रेशर एज यूजुअल रख दो 4 × 10⁵ वॉल्यूम पे आते हैं। क्लियर, तो वॉल्यूम भी अब किस में होना चाहिए, मीटर में ही होना चाहिए, है ना। तो दैट इज द रीजन कि हमने पढ़ा हुआ है कि 1 सेंटीमीटर जो होता है 10⁻² मीटर होता है। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो तो क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ से क्या हो जाएगा 10⁻6 मीटर क्यूब। क्लियर, तो यहाँ से आप 10⁻6 रख दो। नॉर्मल कैलकुलेशन कर लेते हैं, बाकी आप खुद कर लेना। तो 2 से 2 हो गया, फिर आपके पास यहाँ से 149। क्लियर, 2 से इसको भी कैंसिल आउट कर दो तो 4.157 है ना, 2 से 4 157। ओके, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब 10⁻³ से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 10⁻³, तो ऊपर क्या बचा हमारे पास 5 × 4 157 149 अपॉन ये क्या हो गया 10⁻²। अब इसको आप 5 से कैंसिल आउट कर दो तो आ जाएगा 20, इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर, जितना आ जाएगा क्या आ जाएगा हमारे पास ग्राम पर मोल, चाहो तो आप उसको किलोग्राम में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब ये ग्राम पर मोल आएगा, यहाँ से देखिएगा हमारे पास। अब इसको भी कंफर्म कर ले, ये किलोग्राम में था। क्लियर, ये क्या था जूल K-1 मोल -1, यहाँ पे क्या था हमारे पास केल्विन, यहाँ पर क्या था आपके पास न्यूटन मीटर स्क्वायर 10⁻⁶। क्लियर, हाँ ठीक है। तो अब ये वही कंडीशन हमारे पास आ जाएगी क्या ग्राम पर मोल, है ना। इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, किलोग्राम पर मोल में। नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास, नेक्स्ट तो लास्ट वन। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ 2% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इज आइसोटोनिक। तो आइसोटोनिक का मतलब साफ है कि जो हमारे पास हो जाएगा किसका ग्लूकोज का, वही हो जाएगा किसका सोल्यूट का ऑस्मोटिक प्रेशर। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब ये आपका 2% दिया गया और ये 0.560% दिया गया है। तो मतलब यदि हम यहाँ से बोलना चाहें कि मास ऑफ ग्लूकोज कितना है, तो आपको ये तो पता चल गया कि भाई 2 ग्राम है हमारे पास, कितने में आपके पास इन 100 ग्राम। क्लियर, यदि हम बोले आपके पास सेम मास ऑफ सोल्यूट ए, तो ये कितना है हमारे पास 0.56 ग्राम, कितने में इन 100 ग्राम, क्योंकि दोनों परसेंटेज में है ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि दोनों सॉल्यूशंस, अब यहाँ पे एक चीज़ और देखिएगा क्या लिखा हुआ है डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशंस, मतलब दोनों सॉल्यूशंस की डेंसिटी क्या है 1 है और दोनों सॉल्यूशन का मास कितना है 100। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशंस क्या हो जाएगा हमारे पास, हमने पढ़ा हुआ डेंसिटी क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, तो क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास क्या वॉल्यूम। और जब यहाँ से एक बार आपके पास वॉल्यूम आ गया तो आप इसको देख लो जरा हमारे पास क्या कि पाई क्या हो जाएगा आपके पास CRT, है ना पाई। तो यही है हमारे पास कि पाई V = ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं इसको nRT/V। ठीक है, पाई V = nRT होता है हमारे पास। तो यहाँ से आपके पास ये N1 हो जाएगा। देखिए R तो सेम रहेगा, टेम्परेचर आपका दोनों का सेम रहेगा। क्लियर, और उसके बाद ये क्योंकि आइसोटोनिक है आपके पास और वॉल्यूम तो आपको पता ही कि दोनों का सेम है। यहाँ से क्या हो जाएगा N2RT/V। तो यहाँ से वॉल्यूम दोनों का सेम है, कैंसिल आउट हो जाएगा। R की वैल्यू दोनों के सेम होगी, कैंसिल आउट हो जाएगा। टेम्परेचर सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। मतलब क्या बचा आपके पास N1 = N2। अब N1 कैसे निकालना है, 5 ग्राम है ना, सॉरी 2 ग्राम है। और इसका आपके पास ग्लूकोज का मोलर मास आपको पता है 180 होता है, बहुत बार पड़ा हुआ है। N2 इसका मास कितना है 0.56। क्लियर, बात समझ में आ रही है। अब मोलर मास हमको निकालना है M, तो आप इसको देख लो 2 से कितना आ जाएगा 90, तो M कितना आ जाएगा
90 इंटू 0.56 0 ओके। सो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 96 ओके। तो इतना हमारे पास आ जाएगा ग्राम पर मोल। बात समझ में आ रही है, क्लियर है, नोट डाउन कर लीजिएगा हमारे पास। ओके सो आज के लिए इतना ही। एंड आई थिंक यहाँ से ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पूरी खत्म हो गई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या रहेगा, एबनॉर्मल मोलर मास, क्लियर। और उसी में हम वांट ऑफ फैक्टर पढ़ने की भी कोशिश करेंगे, मॉलिक्यूलर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर डिसोसिएशन, क्लियर। प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करते रहिए। आई होप सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। ओके टिल देन बी मोटिवेटेड एंड स्टे फोकस्ड।